अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क के अंदर रोज़ बरोज़ सूरत हाल जो है वो बदल रही है। क्या आज पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामलात उस नहज पर पहुंच गए हैं जहां पे ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि जिसके अंदर ये ना लगे कि ये टकराव जो है ये किस तरफ बढ़ रहा है। आज जो सूरत हाल दरपेश हुई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार ऑफिस ने ख़त लिखा है स्पीकर ऑफिस को और उनसे 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और कार्रवाई पर जो सवालात हैं उसके नतीजे में ये मांगा गया है। इसके बाद असम्बली के अंदर जो तकारीर हुई हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का जो है हर कीमत पर दफा किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि आप जजों का इजलास का रिकॉर्ड मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले अपनी पंचायत लगाकर हदायत या फ़ैसले जो है वो नहीं दे सकते। ईवान का काम है कि सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाए। अदलिया हिसाब दे, अपने पुरखों का हिसाब दे। हम देते आ रहे हैं और हमने एक वज़ीर आज़म को फांसी और 2 को जो है नाहल करवाया है। उन्होंने ये बात कही और 3-4 दफ़ा कही कि असम्बली की एक खुसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाए और उसमें इन जजेस हजरात को जो है तलब किया जाए। उनका ये कहना था कि अब जंग लड़नी है तो लड़ेंगे, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी और अदलिया को हिसाब देना पड़ेगा। यही सूरत हाल जो है वो कमोबेश दीगर मुकर्ररीन की तकारीर में भी रही। ये अज़्म जो है ये रहा कि पार्लियामेंट जो है वो अब अपनी जो सेंक्टिटी है उसका दिफा करेगी, उसके लिए खड़ी होगी और आइन के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके बड़े रिमार्क्स जो हैं आज सामने आए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि सियासी जमातें मनपसंद फ़ैसलों के लिए पिक एंड चूज़ चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जारी किए गए हुक्म की पाबंदी जो है वो सब पर लाजिम है। उन्होंने कहा कि सियासत जो है उसने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया है। वो ये बात भी कह रहे हैं कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम नहीं किया गया तो ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय तक किसी भी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जब ये कहा गया वहाँ पर तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया। अब ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त दरपेश है। एक तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है और दूसरी तरफ ये सारी सूरत हाल जो है ये चल रही है। इस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान सूरत हाल है, आप ये देख रहे हैं कि अब ये टकराव जो है वो किसी ऐसे हालात की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर वापसी का रास्ता ना हो और ये अंजाम जो है, इसका अंजाम जो है वो सारा कुछ ही गिरने की सूरत में नमूदार हो जाए। सब चीजें जहां तो इस तरह रही है। इस वक्त परेशानी का आलम तो है कि एक स्टैंड ऑफ टाइप पोजीशन बनी हुई है। हमारी कोशिश है, डेली हम इसी कोशिश में होते हैं कि चीजें किसी तरह सॉफ्ट हो जाए, बेहतरी की तरफ सफर निकल पड़े। लेकिन लगता है कि जाती अनाएं जो हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं और ये बड़ी बदकिस्मती होगी मुल्क की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस केस के अंदर जिसका जिक्र आप आज फरमा रहे हैं उस केस में बुनियादी तौर पे अदालत के अंदर जो केस तो गया ही नहीं, अदालत ने खुद सुबह मोटा उसका लिया है और अभी वो केस यानी वो अभी वो कानून अभी इन प्रोसेस था कि उस कानून के अमल दरामद को रोक दिया गया। अभी वो कानून बना नहीं था, बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उसकी जमाबंदी कर दी गई। कानून अभी बना नहीं था, अमल दरामद रोक दिया गया।
क्या किया, क्यों किया, ये जज साहिबान बेहतर जानते हैं। उस कानून में है क्या? अब बहुत सारे सवाल उठेंगे और ये नहीं हो सकता कि बाकी लोग तो जवाबदेह हों और अदलिया जवाबदेह ना हो। अदलिया खुद को भी जवाबदेह होगी, कौम को भी जवाबदेह होगी। 184(3) यानी जो कानून है खुद जो आज खुद नोटिस का, सुओ मोटो का, उस कानून का इस्तेमाल कहां करना है, कैसे करना है, उसके लिए बाकी शराइत अपनी जगह। एक बुनियादी शिक है और बुनियादी शर्त है कि आपने पब्लिक इंपॉर्टेंस का, पब्लिक कन्वीनियंस का, आम आदमी की जिंदगी उससे मुतासर हो रही है, उसके ऊपर आपने सुओ मोटो लेना है। ये किसी एक्टर की शराब की बोतल निकल आए तो उस पर सुओ मोटो बन जाना ये नहीं है। और ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब का कतन नहीं कि वो जिस चीज को चाहे उसको पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू डिक्लेयर कर ले, चाहने पे नहीं होगा। सवाल क्या है, इस कानून में क्या चीजें बन रही है? 3 बुनियादी इसमें तब्दीलियां की गई, 3 बुनियादी इसमें फैसले किए गए हैं। नंबर 1 के सुओ मोटो का इख्तियार, आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार अब एक जज साहब की बजाय 3 जज साहिबान को, चीफ जस्टिस साहब की बजाय 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जिन पे मुश्तमिल एक कमेटी होगी। आज ये जज साहिबान हैं, कल इनकी जगह कोई और बैठे होंगे। ये 3 रुकनी एक कमेटी होगी। बंदयाल साहब या दूसरे साहिबान या काजी फायज ईसा साहब, या ये तो आने जाने वाले, हम हमारी जगह कल कोई और बैठा था, आज हम हैं, कल किसी और ने आके बैठना है, इसी तरह उनके ओहदे हैं। तो कानून ने सदा रहना है, तो इनकी जगह कल कोई और बैठा हो, तो एक की बजाय 3 बंदों को ये दे दिया गया, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक कानून है और इसका बेमहाबा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बात जजेस ने कही, ये बात बार काउंसिल ने कही, ये बात वकला ने कही, ये बात पार्लियामान के मेंबर्स ने कही, सिविल सोसाइटी ने कही। हाँ, इसको हमने एड्रेस किया। दूसरा क्या किया कि इसके लिए यानी 3 रुकनी कमेटी बना के फैसला कर लेगी कि ये सुओ मोटो का केस है, इसमें नोटिस लेना चाहिए। दूसरा कि जो इसके लिए बेंच बनाया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच अदरवाइज होगी मार्किंग ऑफ द केसेस के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच भी एक फर्द की बजाय, यानी एक जज साहब की बजाय, चीफ जस्टिस साहब की बजाय, अब वो 3 रुकनी सीनियर मेंबर्स की कमेटी, सीनियर मोस्ट जजेस की। वो सीनियर मोस्ट कौन होंगे, कैसे होंगे, इसको छोड़ दीजिए। यानी अभी भी जिस तरह की जो तफरीक का जिक्र किया जा रहा है, अगर आज ये कमेटी बन जाती है तो आज भी इस कमेटी के अंदर 2 मेंबरान जो हैं वो एक तरफ होंगे और एक साहब एक तरफ होंगे, तो हमारे गवर्नमेंट का तो कोई पर्पस नहीं है इस पे। सो ये भी एक है बेंचेस बनाने का। और बेंच बनाने का इशू बड़ा पुराना है हमारे यहाँ, बहुत वक्तों से मर्जी के बेंच और बेंचों से फैसले, बेंचों के अंदर केस मार्किंग, ये एक सवाल रहा बहुत सारा। और इसके ऊपर भी जज साहिबान के कमेंट्स हैं, बार काउंसिल के कमेंट्स हैं, आज भी हैं, इससे पहले के भी हैं, और पार्लियामान के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मीडिया की डिबेट भी है। और तीसरा जो इसमें तब्दीली की गई वो ये है कि हर कानून में एक असूल है कि जो भी फैसला हो उसकी एक अपील होती है। एक अपील हो, 2 हो, 3 हो, दुनिया के बहुत सारे कवानीन के अंदर, इवन हमारे अपने मजहबी कानून के अंदर भी हर काजी की के फैसले के खिलाफ एक अपील का हक जरूर दिया जाता है। ये सुओ मोटो इख्तियार ऐसा है कि इसमें अपील का हक नहीं था, ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। अब इसको एक बेंच अगर सुनेगा, तो 3 मेंबर्स बेंच हो या 5 मेंबर बेंच हो, तो एक प्रोविजन रख दी गई कि इसमें एक राइट टू अपील भी होगा। राइट टू अपील में क्या होगा? अपील कोई किसी सिविल सोसाइटी के बेंच ने तो नहीं करनी, कोई पार्लियामेंट के मेंबरान का बेंच तो नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ही उससे जायद, यानी 3 रुकनी बेंच का फैसला है तो 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बैठ जाएगा, 5 रुकनी जज का फैसला है तो 7 रुकनी बैठ जाएगा। तो वो उसकी अपील सुन लेंगे ताकि नेचुरल जस्टिस का कानून जो है वो चल सके। ये 3 बुनियादी तब्दीलियां की गई है। इसमें वो कौन सा इशू है जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस आ गई? ये तो कोर्ट के इंटरनल वर्किंग का इशू है। तो अब कायरा साहब, अब ये चीज़ें जो हैं इस पे डिबेट भी हुई, बात भी हुई, लेकिन अब सवाल ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल की प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है,
ये कितना हिसास मामला है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पार्लियामेंट के हवाले से, और आपको वजह क्या दिखाई देती है कि ये क्यों रिकॉर्ड तलब किया गया है? पार्लियामेंट की कार्रवाई तो अवेलेबल है, लाइव भी आती है, लेकिन ये रिकॉर्ड तलब किया जाना जो है ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? असेंबली प्रोसीडिंग आपने दुरुस्त फरमाया, ये तो ओपन फॉर पब्लिक है, अब तो लाइव कवरेज होती है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात बुनियादी असूल है, ये जज साहिबान को भी ज़हन में रखना चाहिए, आपको भी, मुझे भी, सारी कौम को। पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान अदालत को पूछ सकती है, अदालत पार्लियामेंट को क्वेश्चनेबल नहीं बना सकती। ये बुनियादी असूल है। पार्लियामान के बनाए हुए किसी कानून को उस टच स्टोन पे कि ये किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं है, इसकी हद तक एक कानून में इजाजत दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, इससे जायद नहीं। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पूरे इदारे को उसकी हैयत बदल के रख दे, वो उसके जजेस की तादाद कम कर दे, उसको बढ़ा दे, उसके इख्तियारात में इर्तकाज कर दे, कमी कर दे, उसको उसकी जगह 2 सुप्रीम कोर्टें बना दे। ये उसका इख्तियार है, ये अनचैलेंज्ड है। और अगर उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए तो एक बुनियादी सा मजहब के हवाले से नहीं, ये मजहबी नुक्ता नजर से नहीं, लेकिन दुनियावी नुक्ता नजर से पार्लियामेंट खालक है, ये चीजें तख्लीक करती है, ये इदारे तख्लीक करती है, ये आइन तख्लीक करती है, ये कानून तख्लीक करती है, और बाकी इदारे पार्लियामेंट की तख्लीक है। तख्लीक अपने खालिक से सवाल नहीं कर सकती, उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती, ये खालिक का काम है, उसी ने अकाउंटेबल ठहराना। अच्छा कायरा साहब, आपने जो बात की है, आज चीफ जस्टिस साहब ने 3 बड़े अहम जुमले किए हैं। मैं आगे भी उनकी 2 चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें। एक ये है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद अदलिया जो है वो आइन का बुनियादी जुज़्व है, और उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि देखना ये है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, और उसके साथ वो ये बात अटैच कर रहे हैं कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के सेक्शन 55 का भी जायज़ा लेंगे, और समाज जो है वो मंडे से जब शुरू होगी तो ये अवामिल लिए जाएंगे। अब ये उन्होंने पूरा अहाता कर दिया इन 3 जुमलों में। मैंने तो वाजे किया ना जी, वो आइन का जुज़्व है, लाजम जुज़्व। आइन किसने बनाया है? पार्लियामान। पार्लियामान आइन चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किसी उसकी जुज़्व को तब्दील कर सकती है? कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कोई फुल स्टॉप कमा बदल ले? आंसर इज नो। तो इस सवाल का जवाब तो बड़ा वाजे है। अब हमें समझना चाहिए कि हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना, हमें सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक इख्तियार दिया गया है, और पार्लियामेंट ने दिया, और बजरिया आइन दिया है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर लेगी तो ये मुमकिन नहीं होगा। इससे एक तनाज़ा शुरू होगा जिसमें अल्टीमेटली अवाम की राय से बनने वाला दायरा, देखें ना, जमहूरी निज़ाम में क्या होता है, जमहूरी निज़ाम में सबसे मोतबर और मौसर चीज जो है वो अवामी राय है। अवामी राय से कौन सा इदारा तश्कील पाता है? वो पार्लियामेंट है। जुडिशरी जज साहब मान तो किसी जज की चॉइस होते हैं ना, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, उनको कानून तब्दील करने का इख्तियार नहीं, कानून बनाने का इख्तियार नहीं, आइन बनाने का इख्तियार नहीं, आइन तब्दील करने का उनको ये इख्तियार नहीं है। लिहाजा हमें इन डिवाइडेड लाइंस के अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस तसादुम की तरफ, लड़ाई की तरफ बढ़ने की बजाय हमें बेहतरी का कोई रास्ता पैदा करना चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित और बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित और बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। कायरा साहब, ज़रा आज एक चूँकि बड़ा अहम इजलास भी हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी आपसे बात कर लूँ, फिर मैं वापस ये सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर जाऊँगा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई है, और उसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सिक्योरिटी के और दहशतगर्दी के अवामिल जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त रियासती इदारे जो हैं
या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस मौक़िफ़ के साथ है कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होने चाहिए, या आप ये समझते हैं कि नहीं, ये आप ही का काम है, जो मर्ज़ी आप तय कर लें? बिल्कुल नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं, कानून की मर्जी होनी चाहिए, सियासी जमातों की मर्जी नहीं चलनी चाहिए, आइन और कानून के तहत ही चलना चाहिए, दूसरी कोई राय नहीं है। और बाकी इदारों को भी सबको कानून और आइन के तहत ही चलना चाहिए। लेकिन और वहाँ जो मुलाकात हुई उसकी डिटेल का तो मुझे नहीं इल्म, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन उस मीटिंग तो रूटीन की मीटिंग्स है, प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ की और ISI चीफ की मीटिंग्स रूटीन में होती रहती हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर जो जारी ऑपरेशन है उनके हवाले से गुफ्तगू हुई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस गुफ्तगू में, इस मीटिंग के अंदर कोई पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो डिस्कस हुए। अच्छा, अब वापस उधर आता हूँ जहाँ पर आप जो बात कर रहे थे। अब चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी फरमाया है कि सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज़ चाहती हैं, और ये जो सारी सूरत हाल है, सियासत ने अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया है। यानी ऑनेस्ट आप लोगों के कि आप ये चाहते हैं कि अपनी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आएँ, और इस तरीके ये जो माहौल की ख़राबी है इसमें सियासतदानों का हाथ है। देखिए नदीम साहब, ये इन कमेंट्स के ऊपर मुझे जज साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन इनके इस ऑब्जर्वेशन के अंदर खुद देखिए ना क्या है, इसको ज़रा खोलिए, है क्या। वो फरमा रहे हैं कि लोग अपनी मर्जी के बेंच से मर्जी के फैसले चाहते हैं। यही कहा है ना आपने यही कहा। जी हाँ, मतलब मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहते हैं। इसका मतलब है कि अदालतों के अंदर, जजेस के अंदर पिक एंड चूज की पोजीशन मौजूद है। मेरे हामी और मेरे मुखालिफ जज मौजूद हैं, एक नुक्ता नजर के हामी और दूसरे नुक्ता नजर के मुखालिफ जज मौजूद है। यही कह रहे हैं ना वो। हाँ, और इसमें से लोग चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी के चूज करके अपनी मर्जी का बेंच बना लूं, यही चाहते हैं ना। यही कहा गया, यही कहा गया। जी हाँ, जी हाँ, जी। अगर ये कहा गया तो फिर खुद इस सवाल के अंदर खुद जवाब मौजूद है, मैं इसमें क्या बोलूं। फिर जज साहब को गौर करना चाहिए कि उनको अपने इदारे के अंदर ये सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए क्या करना है। जज साहिबान को अपने कंडक्ट को खुद देखना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है कि वहां पे ये जो डिवाइड है वो एक सियासी जमात के हक में या दूसरी सियासी जमात के खिलाफ, या उसके हक में और दूसरे के खिलाफ ये डिवाइड मौजूद है, और वहां पे फैसले इस तरह आते हैं, वो कह रहे हैं ना कि इसका मतलब है कि इस तरह फैसले आते हैं, और माजी भी इसी बात का गमाज है। और इसीलिए तो कहा जाता था इस 3 रुकनी बेंच में जो इतराज रहा कि क्यों इस मुल्क के सारे सियासी फैसले यही एक बेंच सुनता है, या मेजॉरिटी में जो फैसले हैं या केस है वो एक ही बेंच सुनता है, और उस बेंच पे इतराज भी है। तो इतराज के बावजूद एक तरफ की 12-14 जमातें सब इतराज कर रही हैं। इस इतराज को सरफ नजर करते हुए फिर भी वही रवैया इख्तियार किया जाएगा, तो फिर सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे। अच्छा, अब ये कायरा साहब जो तजवीज़ आ रही है कि जनाब खुसूसी कमेटी कायम की जाए और जजेस को जो है वो उसमें तलब किया जाए, क्या ये मुमकिन है, और क्या तलब किया जा सकता है, और क्या वो आएंगे, और फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे तलबी से पहले ही मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर पार्लिमान सुप्रीम है तो फिर पार्लिमान, ये रवायत नहीं है लेकिन हर काम कभी पहली दफ़ा ज़रूर होता है। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, उससे पहले ही मामला तय हो जाए, बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तलब करने का हक मेरी दानिश में अगर मुझसे पूछा जाए तो हर जज, हर जर्नैल, हर सियासतदान, हर साफी, हर बंदा, और ख़ास तौर पे सरकार से तनख्वाह देने वाला हर बंदा अवाम के नुमाइंदों के सहबान को जवाब दे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त मूड दिखाई दे रहा है, जाहिर है मंडे से आप इसके ऊपर नहीं नदीम साहब, हमें मूड की बातें नहीं करनी, हमें कानून की बातें करनी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने ये मुदाखलत जो है, हम चीफ साहब ने ये भी कहा है कि हम ये अदलिया के मामलात के अंदर जो मुदाखलत है इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो बिल्कुल पार्लियामेंट बर्दाश्त कर लेगी। तो फिर कायरा साहब, ये सवाल ये है कि पार्लियामेंट बर्दाश्त नहीं करेगी, अदलिया बर्दाश्त नहीं करेगी, अंजाम कार क्या होगा? नहीं, सवाल ये है कि किसको बर्दाश्त करना चाहिए। पहली बात तो ये तसादम होना नहीं चाहिए, ये तनाव होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है
कि सुप्रीम इदारा कौन सा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के नाम से सुप्रीम हो गई है या अवाम का मुंतखब अवाम सुप्रीम है? ये बात तय तो कर लेना, आपकी नजर में क्या है? देखें, बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, लेकिन सर तारीख तो ये रही है कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है वो जब जब चैलेंज हुई है तब तब पार्लियामेंट जो है वो खामोश ही रही है। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जो पार्लियामान के अंदर होने वाले हालात, पहली बात तो यह है कि सियासतदानों को सियासी केसेस या पार्लियामेंट को अपने केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट तक या अदालतों में लेके नहीं जाने चाहिए थे। अच्छा तरीका तो ये था। लेकिन दूसरा ये है कि अगर ये हो कि कानून या आइन की वायलेशन कोई होती है तो उसका वो एक कानूनी सुकम है, वो एक कानूनी गलती है, वो एक कानूनी जुर्म है, तो उसके लिए तयन या उसकी रेमेडी तो बहरहाल अदालत करेगी। लेकिन पार्लियामान को अपने एक्ट्स के लिए, अपनी कानून साजी के इख्तियार के लिए, आइन साजी के इख्तियार के लिए सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह ठहरा ले, ये तो कहीं नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं जो बात कही गई कि हमसे तो हिसाब मांगा गया, हमसे तो हमारे पुरखों का भी हिसाब मांगा गया? ये आज पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर हुई उसके अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे की गई, और उसके बाद जब वहाँ पर ये कहा गया कि जी ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं इनके ख़िलाफ़ इतने केसेस हैं, इनको तो ना बेंच पे बिठाएं, तो चीफ़ जस्टिस साहब का ये फरमाना था कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय ना आ जाए किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, और अब वो उसका हिस्सा है। और उससे पहले चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं कि इस जज साहब को बैठाना जो है वो किसी को खामोश पैगाम देना था। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर पार्लियामेंट ने लड़ाई लड़नी है तो क्या, कैसे? नदीम हुसैन साहब, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हमें सिर्फ कानून पे अमल दरामद की तरफ जाना है। हमें अपने अपने दायरों के अंदर आना है जो आइन ने, कानून ने, पार्लियामान ने हमारे लिए तय किए हुए हैं। सो हमें खुदारा उसके अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस आया है और उसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है तो किसने समन करनी है वो काउंसिल? किसने तलब करना है उसको? मैंने, पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने या चीफ जस्टिस साहब ने? अगर ये मुतालबे बार काउंसिलें भी कर रही हैं, जजेस भी कर रहे हैं, आपकी अदालत के अंदर भी लोग खड़े होकर कर रहे हैं, मीडिया में भी कर रहे हैं, पार्लियामान में भी कर रहे हैं, तो बना डालिए जी। आपने ही फैसला करना है, बना के उस काउंसिल का इजलास कर लीजिए, वो आपका ही काम है। तो ये कहना कि वो जब तक नहीं करेगी इसका मतलब है आप नहीं चाहेंगे तो वो ना काउंसिल का इजलास होगा ना उसके तो वो बैठे रहेंगे, और फिर आप लोगों को ये भी कहा जाए कि ये कि उनका बिठाना किसी को पैगाम देना था। ये बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि इस तरह की मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए। अब कायरा साहब, मसला ये है कि मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था, दोबारा उसको एक और एंगल से पूछ रहा हूँ कि जो पार्लियामान की कार्रवाई मंगाई गई है इसके अंदर तकारीर हैं और ज़ाहिर है करारदादें पास हुई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी बड़ी सख्त तकरीर जो है वो शामिल है। तो आप इसकी जो असरात हैं वो संजीदा नौयत के देख रहे हैं? तशवीश है कि मामला, अगर आप चूँकि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए हुक्म की जो पाबंदी है वो सब पर लाजिम है, तो अगर ये मामला जिस नहज पर पहुंचा हुआ आगे बढ़ता है और वो अरकान पार्लियामेंट के लिए तौहीन अदालत का सबब बन सकता है जो ये रिकॉर्ड तलब किया गया है? या नदीम साहब, एक बात याद रखिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स को इम्यूनिटी है, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो गुफ्तगू करते हैं उसको किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, जज साहिबान मेंबरान असेंबली को चार्जशीट उनके एक्ट्स पे कर सकते हैं, किसी के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी पे कर सकते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे होने वाली गुफ्तगू में वो अकाउंटेबल नहीं होते। अगर इस तरफ सफर किया गया, अल्लाह ना करे, मैं इतने से ज्यादा बात नहीं करता भी, तो ये बहुत खतरनाक होगा, बहुत, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हाँ, अगर कानून की मंशा देखने के लिए
ये देखने के लिए कि जो कुछ कहा जा रहा है, ये कानून के ऊपर जो डिबेट हुई है वो क्या हुई है, वो पब्लिक का रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जज साहिबान के कंडक्ट के ऊपर भी बातें हुई है, बिल्कुल हुई है। और मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ऐवान को छोड़िए, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि जज साहिबान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के खौफ से अपना एहतराम नहीं करा सकते। उन्होंने अपने फैसलों से अपना एहतराम कराना है, अपने कंडक्ट से अपना एहतराम कराना है। हमें उनका एहतराम है। जमहूरियत एक आजाद अदलिया के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन एक आजाद अदलिया एक इंतहाई पावरफुल और आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट के बगैर वजूद ही नहीं पा सकती। ये कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट बनेगी तो आइन बनेगा, आइन बनेगा तो कानून बनेगा, आइन बनेगा तो अदलिया बनेगी, आइन बनेगा तो बाकी इदारे तश्कील पाएंगे। क्या क्या पार्लियामान को अदलिया सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किया? ऐसा नहीं है। सो हमें अपने उस दायरों में रहने की जरूरत है। माजी में गलतियां सबसे हुई हैं, अब भी हो रही हैं, लेकिन हमें फिर भी गुस्से और हिजान की बजाय थोड़ा ठहर के, थोड़ा अपनी जगह संभल के, एक कदम पीछे लेके और गुफ्तगू करके रास्ते निकालने चाहिए। इसमें एक और सवाल भी है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान मुशीर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। कायरा साहब, अब इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आइनी करार दिया था, तब ठीक था। अब जब 90 दिन में इंतखाबात की बात है, तो फिर अगर वो दुरुस्त था तो फिर ये भी दुरुस्त होना चाहिए। देखिए, इस पर 90 दिन में बहुत मुबाहिसा हो चुका है, इस पर मजीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन पंजाब में ही सिर्फ लागू नहीं होते, 90 दिन खैबर पख्तूनख्वा में भी लागू होते हैं, और वहाँ का जिक्र भी कभी नहीं हुआ, ना कभी अदालत में हुआ, ना पीटीआई ने किया, क्योंकि उनको वहाँ जल्दी नहीं है पीटीआई को। लिहाजा ये एक बड़ा सीरियस सवाल है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों सिर्फ एक सूबे के अंदर इलेक्शन कराने का बहुत तकाजा है, और यहाँ पे आइन जो है उसका कानून वो बड़ा इतलाक बड़ा जरूरी है और बाकी जगहों पे इतलाक जरूरी नहीं है। यही तो बहुत सारे सवाल आते हैं। लिहाजा मैं सिर्फ इतनी इस पे क्या कहूँ, हैरान हूँ। पीटीआई भी ये चाहती है और अदालत का भी तकाजा यही है। मैं आपका सवाल जरा थोड़ा स्किप कर गया, मिस कर गया, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने आपसे मैंने दिया गया था, अब वो ये समझते हैं कि जो काम ये आप कर रहे हैं ये भी गैर आइनी है। मैं रिकॉल दैट। देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है, ये जो फैसला कासिम सूरी साहब का था, अदालत ने, जज साहिबान सब ने बैठ के मुशावरत करके ये फैसला किया था कि हमें इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए। वो इंटरवेंशन हुई, वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हुई, कानून और आइन के तहत काम चलाने के लिए हुई। हमें तो कोई फेवर नहीं था। अगर अदालत ने हमें फेवर किया था तो बिल्कुल अपनी फेवर वापस लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए फेवर। हाँ, अगर आइन और कानून के तहत निजाम चलाने के लिए किया था तो वो एक और बात है। आज तो देखे ना सूरत हाल है कहाँ। आज तो ये है कि एक सूबे के अंदर इलेक्शन में बाकी रियासती इदारे जिन्होंने इलेक्शन कराना है वो भी कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, और अदालत उससे बियॉन्ड 90 दिन से बियॉन्ड ऑलरेडी जा चुकी है। तो ठीक कहा था जनाब सिराजुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं वहां मौजूद था अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए, और वहां पे उन्होंने यही कहा था कि जनाब 90 दिन से 105 दिन पे आ गए, अब 205 दिन में जाने पे क्या एतराज है, ये क्या तरीके, क्या अमर माने है। तो अदालत खुद उस पर तजावुज कर चुकी है, 90 दिन से बियॉन्ड जा चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वैसा बड़ा मसला है। अब कायरा साहब, वो जो उस वक्त सूरत हाल थी उस पर बहुत सारी बहस हो सकती है, वो अमाविल आज भी कार फरमा हैं, और ये जो सहूलतकारी का बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये भी, इसका भी अपना एक हिस्सा उस वक़्त और इस वक्त मौजूद रहा है, लेकिन उससे हट के एक और सिलसिला भी जारी है। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके फिर आगे नताइज आप कैसे देखते हैं।
ये असद उमर साहब फरमा रहे हैं, और ज़रा सुनिए मुज़ाकरात के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। दिया एक दिन में इलेक्शन करा लें। अब ये जून और जुलाई और ये अगस्त की क्या बातें हो रही हैं भाई? अगर आप एक दिन में इलेक्शन कराना चाहते हैं, कोई आपको शक नहीं है कि आइन कहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, तो आज के इजलास में आए, मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी हमारी जो टीम है उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं। इससे ज़्यादा कोई मुश्किल बात है नहीं। अगर ये आखिरी मौका भी ज़ाया किया तो मुल्क का तो नुकसान है ही है। मुझे ये यकीन है कि जो सियासी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठी हुई हैं, इनका भी नुकसान होने जा रहा है। इसलिए ये वार्निंग ना समझे, ये समझे कि एक दोस्ताना बरादराना मशवरा है आपके लिए कि ये पहले 12 महीने आप गलती पे गलती पर गलती करते गए, अपनी सियासत का आपने बेड़ा गर्क करा लिया है। अब ये आखिरी गलती ना करना कि जी कायरा साहब, आखिरी गलती ना करना, आप क्या? मैं इस रस्तों की बात को सिवाय गीदड़ भपकी के और कुछ नहीं समझता। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो नहीं, आप क्या समझते हैं इमरान खान हमें डिक्टेट करेगा? असद उमर हमें डिक्टेट करेगा? क्या ये सियासत है? क्या ये जमहूरियत? इमरान खान ने मौका दे दिया, इमरान खान ने, वो भाई क्या है इमरान खान? एक सियासतदान है, एक जमात का सरबराह है, इमरान खान ने मौका दे दिया। जैसे पता नहीं, अल्लाह खुदा ना अल्लाह मुझे माफ करे, जैसे हम कोई बड़े गुनाहगार थे और हमें मौका मिल गया। कमाल है भाई, आपने तो पता नहीं इमरान खान को कहां खड़ा कर दिया। इमरान खान की तो जो दास्तान है सरेआम असद उमर के लिए शायद वो अहमियत की हामिल हो। वक्त आया तो इमरान खान को खैर ये भी बता देंगे कि ये क्या है। लेकिन सवाल यह है कि मौका कानून ने और आइन ने देना है। किसी धमकी में हमें ना कोई डिक्टेटर डरा सका, ना कोई जज डरा सका। ये क्या बेचते हैं असद उमर साहब? इनको चाहिए कि अपनी जबान और लहजों को जरा कंट्रोल करें। ये मुनासिब नहीं है और इसकी गिदड़ भपकियों में कोई नहीं आएगा। अब नहीं, अगर आपने कराना इलेक्शन, नहीं अगर आपने कोई मुनासिब तरीका अख्तियार करना, नहीं आपने लॉजिक की तरफ आना, तो जाइए जाके अपना शौक पूरा कर लीजिए। कायरा साहब वो कहते हैं इसके बाद फिर सड़कों पर मामला तय होंगे, एक तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। सड़कों पे तो आए थे ना, लॉन्ग मार्च हुआ था, क्या कर लिया था? आए सड़कों पे, किसने रोका हुआ है? कायरा साहब अब जिस तरह की सिक्योरिटी हिसार में इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, ये सड़कों पे आएंगे। अब जो दास्ताने हैं और जो एमपीए के टिकट बिके हैं, जिस तरह की स्टोरियां चल रही हैं, उसके बाद भी उनको शक है कि लोग उनके साथ खड़े हैं। कायरा साहब, आप ये नहीं समझते ये डिमांड थी तो हर रास्ता अपनाया गया, कहीं पर 1.25 करोड़, कहीं पर इससे भी ज्यादा। बात कहानियां तो बहुत ही दिलचस्प है। बस आपने बयान कर दी, इससे ज्यादा क्या कहा जाए? इससे ज्यादा तो मातम ही हो सकता है। नहीं, मैं तो, मेरा आपने शायद पहला जुमला नहीं सुना। मैंने कहा सर मकबूलियत है, डिमांड है टिकट की, तो ऐसा हो रहा है ना। तो मैं कोई इनकारी नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मकबूलियत और गैर मकबूलियत की बातें तो बाद में करेंगे। हाँ। ये बात याद रखिए कि इमरान खान साहब का मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातों से मुकाबला है, और जिस दिन हम लोग भी मैदान में होंगे बिल्कुल उनको याद कराएंगे कि वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। जो गुमान होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये तारीख में गुमान गुजरा और उनका गुमान फिर तारीख में बड़ी जल्दी फस भी हुआ। लेकिन इससे हटके सवाल तो ये है कि जो इस वक्त हुआ उसके बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अब कायरा साहब मसला ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और वहाँ पे एक तरफ ये जो उनका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसका मामला सोमवार से शुरू हो जाना है। फिर दूसरी तरफ एक दिन इंतखाबात का मामला है। वो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के आउटकम का ही जो है वो इंतज़ार है, और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर्स तो दे चुकी। ज़ाहिर है अब दिखाई ये देता है कि या तो वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी के बायस उन्होंने रेस्ट्रेंट दिखाया है, तो वो सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। आपको ये बहरान जो है ये अब किस सूरत हाल में ढलता हुआ नज़र आ रहा है? ये ना हो कि फिर सारे ही हाथ मलते रह जाए। देखिए, हमें तो कोशिश करनी है कि वो कैफियत ना आए,
हमें कोशिश करनी है कि वो पोजीशन अवॉइड की जाए और कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कौन कोशिश कर रहा है इस तरफ जाने की। क्या ये पार्लियामान का इख्तियार नहीं है? मैंने तफसील से आपको जिक्र किया है कि इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई इशू नहीं है, इसमें कोई जुडिशरी का इख्तियार को चैलेंज नहीं किया गया। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए तो उसमें कौन सा जुर्म हो गया है? अगर हम ये कह रहे हैं कि एक जज साहब की बजाय 3 जज साहब बैठ के फैसला करें, अगर तो हम कहें कि वजीर आजम को भी बिठाएं या काबीना के किसी मेंबर को बिठाएं उस 3 रुकनों में, तो फिर भी बात हो। हम तो ये कह रहे हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जज साहब हो जाए, हम तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इख्तियार कि कानून क्या बनाना है, क्या बेहतरी करनी है, ये सिर्फ पार्लियामेंट का है। कायरा साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं। कल शायद खाकान अब्बासी साहब थे मेरे साथ, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपके नज़दीक ये मुज़ाकराती अमल लायानी है, बेमानी है, क्या है, टाइम गेन करने का ज़रिया है, क्या है? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बड़ा संजीदा काम है, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अगर ये नहीं करना तो इसका मतलब ये है जो लोग एडवोकेसी कर रहे हैं कि ये लायानी, ये फलान है, ये बेमानी है, इसका मतलब है वो कहते हैं कि अपनी अपनी पोजीशनों पर डट जाओ, बंदूकें लेके खड़े हो जाओ, या एक कत्ल हो या दूसरा कत्ल हो या पूरा का पूरा निज़ाम तबाह हो जाए। क्या ये तरीकाकार है? क्या इस तरह पॉलिटिक्स आगे बढ़ सकती है? हमें हर हाल में, मुश्किल तरीन सूरत हाल में, डेडलॉक्स के अंदर जंगे लड़ते हुए भी, एक दूसरे के इंतहाई मुखालिफ होते हुए भी डायलॉग करना चाहिए। डायलॉग तो जमहूरियत का बुनियादी असूल है। ये पता नहीं कौन से रस्तू आ गए हैं जो ये सवाल उठाते हैं। सही है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, ये थे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित व बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।